भारत के इतिहास में यूं तो बहुत सारे घोटाले हुए। कभी जमीन हड़पी गई, कभी जनता के खून पसीने का पैसा। लेकिन साल 1999 के करगिल युद्ध के बाद एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे देश की रूह को झकझोर कर रख दिया। यह आरोप लगा कि जो जाबाज सरहद पर तिरंगे के लिए अपना सीना छलनी करवा रहे थे, उन्हीं को आखिरी बार घर ले जाने वाले ताबूतों में 15 गुना ज्यादा मुनाफा वसूला। अब आप जरा सोच कर देखिए, क्योंकि उस वक्त जिस ताबूत की कीमत केवल 7,000 रुपए के आसपास होनी थी, उसे 1,10,000 से अधिक खरीदा गया। यह कहानी है करगिल के कफन के कमीशन की। एक तरफ करगिल में शहादत हो रही थी, मां अपने लाल की मिट्टी का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ दिल्ली में उसी शहीद के कफन पर कमीशन सेट करने के आरोप लग रहे थे। यह सवाल आज भी देश के मन में है कि क्या वाकई करगिल की शहादत का सौदा किया गया या युद्ध की मजबूरी को किसी ने कमाई का जरिया बनाया। आज बात करेंगे उस ताबूत विवाद की जिसने संसद से लेकर सड़क तक आग लगा दी थी। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं क्राइम बुक। यह कहानी करगिल की जीत की आड़ में भ्रष्टाचार को लेकर है। मई 1999 में जब पाकिस्तान ने विश्वासघात करते हुए करगिल की चोटियों पर कब्जा किया, तो भारतीय सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हमारे जवान 18,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीले नर के बीच दुश्मनों से लोहा ले रहे थे। इस जंग में भारत ने जीत तो हासिल की, लेकिन हमने अपने 527 जाबाज खोए थे। उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि शहीदों के पार्थिव शरीरों को उनके घरों तक ससम्मान कैसे पहुंचाया जाए। उस समय भारत के पास ऐसे आधुनिक ताबूत नहीं थे जो शवों को लंबी दूरी तक खराब होने से बचा सकते। इसी वजह से तत्कालिक आवश्यकता को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का सहारा लिया। अब यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां युद्ध के नाम पर बिना किसी लंबे टेंडर के सीधे सामान खरीदा जाता है। लेकिन इसके बाद में आरोप लगा कि इसी आपातकाल और देशभक्ति की आड़ में नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। अक्सर ऐसे वक्त में जब कोई पारदर्शिता की बात करता है, तो उस व्यक्ति पर सवाल खड़ा होता है कि क्या आप सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि सेना का मनोबल सवालों से नहीं गिरता। सेना का मनोबल तब गिरता है जब सरहद पर लड़ रहे जवान को यह पता चले कि उसके जाने के बाद उसके कफन पर भी सौदेबाजी होने वाली है, करप्शन होने वाला है। और यह करप्शन करगिल में 1,10,000 की असली औकात की कीमत पर विवाद पर हुआ था। देखिए, करगिल के कफन के करप्शन को लेकर जब हम कहते हैं कि उस दौर में 7,000 के कफन को 1,10,000 में खरीदा गया था, तो शायद आज की पीढ़ी को यह रकम बहुत बड़ी ना लगे। लेकिन अगर आप 1999 के फ्लैशबैक में जाएंगे, तो उस समय एक क्लर्क की बेसिक सैलरी 3,000 से लेकर 5,000 के बीच में थी। यानी एक ताबूत की कीमत जो है, उसमें एक आम कर्मचारी की 2 साल की पूरी कमाई लग सकती थी। अब इतने पैसों में दिल्ली के पास एक जमीन खरीदी जा सकती थी। मारुति 800 जैसी उस जमाने में कार आ सकती थी। सीएजी यानी कैग की रिपोर्ट कहकर सनसनी फैला दी गई कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन जो है, वो यही ताबूत केवल $172 यानी 7,000 रुपए में खरीद रहा, और भारत $2,500 जो लगभग 1 लाख से ऊपर था। लेकिन यहां पर एक दूसरा पहलू भी था, सरकार और सप्लायर का। यह तर्क था कि जो यूएन खरीद रहा था वो बेसिक मॉडल थे, जबकि भारत ने एयर टाइट और रीयूजेबल एल्युमिनियम ताबूत मंगाए थे, जिनमें इमरजेंसी एयर शिपिंग का भारी खर्च भी शामिल था। यानी विवाद इस बात पर था कि वाकई में यह 15 गुना की लूट है या हम एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तुलना एक साधारण चीज से कर रहे थे। और सवाल यह भी, क्या पैसों की भूख ने जवानों के सम्मान और क्वालिटी समझौता किया? क्योंकि आरोपों की फेहरिस्त में सिर्फ पैसा नहीं था, क्वालिटी भी मुद्दा था। सेना ने स्पेसिफिकेशन दिया था कि ताबूत एल्युमिनियम के और हल्के होने चाहिए, ताकि उन्हें पहाड़ी रास्तों, छोटे हेलीकॉप्टरों में आसानी से ले जा सके। लेकिन जब ये ताबूत अमेरिका से भारत पहुंचे, तो कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इनका वजन 55 किलो ज्यादा था। आरोप यह भी लगे कि ये भारी और बेडौल थे, जिन्हें 2 लोग मिलकर भी नहीं उठा पा रहे थे। इससे भी गंभीर आरोप यह लगे कि इनकी वेल्डिंग साधारण दर्ज की गई थी। कई ताबूतों के लॉक तक नहीं खुल रहे थे। यानी एक तरफ हमारे जवान पुराने पड़ चुके हथियारों के दम पर देश को बचा रहे थे, और दूसरी तरफ सिस्टम पर यह आरोप लगा कि आखिरी विदाई के लिए भी रद्दी सामान खरीदा गया। हालांकि ये रद्दी वेल्डिंग और लॉक वाले दावे बाद में अदालत में पूरी तरह से साबित नहीं हो पाए। लेकिन अदालती कार्रवाई को लेकर भारत में क्या प्रक्रिया रही है वो हम सब जानते हैं और देखते हैं कि किस तरह से
बड़े बड़े मामले 2G से लेकर कोल स्कैम, ये सारे आखिर में उनका क्या नतीजा होता है जब ये जांच लंबी चलती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कफन चोर का नारा भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा दाग है? देखिए, साल 2001 में जब यह मामला सार्वजनिक हुआ तो देश गुस्से में फट गया। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की नींव हिल गई थी। विपक्षी पार्टियों ने शहीदों के कफन में चोरी करार दिया। कफन चोर जैसे शब्द दीवारों पर लिखे गए। महीनों तक संसद की कार्रवाई ठप रही। उस वक्त रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस विपक्ष के निशाने पर थे। विवाद तब और गहरा हुआ जब तहलका के स्टिंग ऑपरेशन ने रक्षा सौदों में रिश्वतखोरी के नए दावे पेश किए। विपक्ष ने रक्षा मंत्री का ऐसा बहिष्कार किया कि जब वो संसद में बोलते तो पूरा विपक्ष वॉकआउट कर जाता। भारी दबाव के बाद उस वक्त रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि वे बाद में वापस आए, लेकिन ताबूत विवाद का साया उनके जीवन पर हमेशा रहा। फिर सीबीआई जांच भी हुई, लेकिन सवाल क्या सीबीआई जांच में न्याय मिला या सब कुछ फाइलों में दब गया? क्योंकि 2004 में जो सत्ता बदली तो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। 10 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी गई। 2013 में सीबीआई की विशेष अदालत ने, फिर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने माना कि ताबूत महंगे जरूर खरीदे गए थे, प्रक्रिया में खामियां थी, लेकिन सीबीआई ये बात साबित नहीं कर पाई कि रिश्वत किसने ली थी और क्या यह प्लानिंग के तहत रिश्वत ली गई थी। जॉर्ज फर्नांडिस को क्लीन चिट मिली। कानून की नजर में मामला बंद है, लेकिन आज भी यह सवाल उठता है कि क्या जांच में हुई देरी ने सबूतों को कमजोर किया? क्या यह वाकई घोटाला था या प्रशासनिक चूक जिसे सियासी रंग दिया गया? कुल मिलाकर यहां मामला 7 करोड़ के उस सौदे का नहीं, उस भरोसे का है जो देश की जनता अपने सिस्टम पर करती है। यहां प्रॉब्लम उस मानसिकता की है जहां युद्ध जैसी स्थिति में पारदर्शिता पर ऐसे सवाल किए जाते हैं जो सालों तक नहीं मिलते। चाहे प्रशासनिक लापरवाही हो, राजनीतिक प्रोपेगेंडा, अंत में नुकसान शहादत की गरिमा का होता है। आज भी जब हम करगिल के शहीदों को याद करते हैं तो ये विवाद एक कड़वी याद बनकर सामने आता है। क्या हमने उन जवानों को सम्मान दिया जो उसके हकदार थे? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके साथ मैं था शुभांकर, ये थी क्राइम बुक पर कहानी। फिर मिलेंगे किसी और किस्से में। कोई किस्सा सुनना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।